हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 28 ऑफ जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइस, ये लेक्चर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलरली आपको ये लेक्चर्स देखने हैं और लेक्चर्स के दौरान मैं आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देता हूं उसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और इस 100% गारंटी सिलेक्शन की बात मैं यूं ही नहीं करता हूं, इसके बाकायदा प्रूफ भी देता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ वीडियोस मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। मैंने स्टूडेंट्स को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 से 1 से 1.5 साल पहले जितने भी टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं आपको बता दूं कि यूपीपीसीएस 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले जो भी टॉपिक्स मैंने कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। क्योंकि यहां पर जो अपन टॉपिक्स कवर करते हैं वो सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और सभी सोर्सेज से न्यूज को अपन कवर करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो आपको कहीं और से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। और यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अपन न्यूज को कवर करते हैं। और आज की जो टॉपिक्स अपन कवर करने जा रहे हैं, पेपर 1 का जो टॉपिक है पद्मा अवार्ड के बारे में अपन देखेंगे। पेपर 2 के अंदर नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद लॉ कमीशन के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। और पेपर 3 के अंदर बात करेंगे ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में कि ये ग्रीन बॉन्ड्स होते क्या हैं। इसके अलावा फ्रेमवर्क फॉर टेलीमेडिसिन यूज इन मैनेजमेंट ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक इन इंडिया, इस आर्टिकल को देखेंगे। और द ग्रेट रीसेट क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। और गाइज, अब से ऑडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किया जा रहा है खबरी एप्लीकेशन पर। अगर आप ऑडियो लेक्चर सुनना चाहते हैं तो खबरी पॉडकास्ट खबरी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर झा सर एकेडमी करके अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर डेली लेक्चर्स के ऑडियो आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं खबरी पॉडकास्ट में, राइट। और इसके अलावा पीडीएफ पेड पैकेज को गाइज अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 100 रुपीज पर मंथ की है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंड आउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है रिवीजन के लिए पीडीएफ का, आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। और एक ऑफर भी चल रहा है, आप ऑफर जो है वो देख सकते हैं। और पेड पैकेज कैसे ज्वाइन करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन पूरी यहां पर बताई हुई है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। और पेमेंट से रिलेटेड इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। और जो भी खबरी एप्लीकेशन पर इस ऑडियो को सुन रहे होंगे, ऑडियो लेक्चर सुन रहे होंगे, तो आपको अगर पीडीएफ पेड पैकेज चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा खबरी एप्लीकेशन के, तो फिर मैं आपको जो है वो बता दूंगा, लिंक वगैरह बता दूंगा। या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9713282838, ये मेरा नंबर है। ध्यान रहे, इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। आप एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। और फेसबुक पर भी अगर आप चाहें तो मुझे सर्च करके, कमलाक्ष झा मेरा नाम है, मुझे सर्च करके वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको पूछना है, पेड पैकेज से रिलेटेड जानकारी चाहिए या फिर करंट अफेयर्स के बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे पेपर 1 की न्यूज से। बात करेंगे पद्मा अवार्ड्स 2021 के बारे में। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया है 119 पद्मा अवार्ड्स का। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, जैसे कि पद्मा विभूषण की बात करें तो याद रखिएगा, भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण हम लोग को देखने को मिलता है। सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न पद्म विभूषण, तो ध्यान में रखना है आपको। और पद्म विभूषण जो है वो अभी रिसेंटली दिया जा रहा है शिंजो एब को। शिंजो एब जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप लोग जानते हैं, राइट। इसके अलावा एसपी बाला सुब्रमण्यम जी को। और ये जो अवार्ड है एसपी बाला सुब्रमण्यम जी का, ये पोस्थुमस अवार्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि ये अभी जीवित नहीं है, इनकी मृत्यु हो गई है और इन्हीं को सम्मानित करते हुए ये अवार्ड जो है वो रिलीज किया गया है इनके नाम पर। तो एसपी बाला सुब्रमण्यम जी। और कहा जा रहा है कि 2020 में कोविड के कारण इनकी मृत्यु हुई है। और उसके अलावा वाहिदुद्दीन खान जी की अगर अपन बात करें तो ये स्पिरिचुअल लीडर हम लोग को देखने को मिलते हैं, इस्लामिक स्पिरिचुअल लीडर। तो स्पिरिचुअलिज्म की फील्ड में इनको ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। और बाला सुब्रमण्यम जी को आर्ट की फील्ड में, राइट, आर्ट, क्योंकि ये हम लोग को प्लेबैक सिंगिंग इनका जॉनर देखने को मिलता है, सिंगर थे ये। और शिंजो एब की बात करें तो पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके अलावा मेडिसिन की फील्ड में बेले मोनाप्पा हेगड़े को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, मतलब देने के लिए लिस्ट हुआ है।
आगे की बात करें गाइस तो पद्म भूषण की बात करें तो देखो, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सेकंड हाईएस्ट हम लोग को पद्म विभूषण देखने को मिलता है और थर्ड हाईएस्ट हो जाता है पद्म भूषण। ठीक है, तो ये आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए सीरियल कि सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारी कंट्री में भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण और पद्म भूषण के बाद आएगा क्या, पद्मश्री। तो ये आप लोग को प्रॉपर जो है सीरीज पता होनी चाहिए, राइट। तो ये तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हम लोग को देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, राइट, भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद। और फिर उसके बाद इसके बाद आता है पद्मश्री, यानी कि पद्म भूषण के बाद चौथे नंबर पर पद्मश्री हम लोग को देखने को मिलता है। तो पद्म भूषण अवार्ड जो है वो किन किन को दिया जा रहा है, तो कृष्णन नायर, शांता कुमारी चित्रा जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है। ये प्लेबैक सिंगिंग इनका भी जॉनर हम लोग को देखने को मिलता है, म्यूजिकल करियर है इनका, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का इनका जॉनर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। उसके अलावा तरुण गोगोई जी की बात करें तो पोस्टमस अवार्ड है ये, यानी कि इनकी डेथ हो गई और इनके नाम पर ये अवार्ड रिलीज किया जा रहा है, पद्म भूषण। और तेरहवें ये चीफ मिनिस्टर आसाम के हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डॉक्टर चंद्रशेखरा कमरा जी जो है, इनकी उम्र 84 ईयर्स की है और इनको भी अवार्ड जो दिया जा रहा है, और ये बेसिकली पोएट हैं, प्ले राइट, प्रोफेसर हैं, तो लिटरेचर और एजुकेशन के लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। सुमित्रा महाजन जी की बात करें तो ये 16वीं लोकसभा की स्पीकर हम लोग को देखने को मिलनी थी। और उसके बाद हम लोग को शायद काल्बे सादिक, इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, यानी कि इनके लिए अवार्ड जो है वो अनाउंस हुआ है, पद्म भूषण, राइट। और ये स्पिरिचुअलिज्म की फील्ड में इनको ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है, इस्लामिक स्पिरिचुअल, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी इनके बारे में पता होनी चाहिए। सुमित्रा महाजन जी इनको पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में, और चंद्रशेखर कामरा इनको मैंने आपको बताया था लिटरेचर एंड एजुकेशन की कैटेगरी, और तरुण गोगोई जी पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में इनको प्रोवाइड किया जा रहा है पद्म भूषण। तो अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो एक्चुअल में आपको पूरे नाम वगैरह थोड़े से पता होने चाहिए कि किनको कौन सा अवार्ड मिला है। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप तो आपको जनरल सीरीज पता होनी चाहिए कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ कौन सा है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ एक ही टॉपिक था आज। अब पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे की बात करेंगे। अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मेंस का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है डिजीज से रिलेटेड, कि डिजीज के बारे में या फिर इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में अगर ऐसी कुछ चीज आती है कि इंडिया जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर में किस प्रकार से फोकस कर रही है, किस प्रकार से काम कर रही है, तो ऐसा कुछ आता है तो आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का पॉइंट भी जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि लगातार न्यूज में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में चीजें देखने को मिल रही है और सरकार की तरफ से भी लगातार प्रयास हम लोग को देखने को मिल रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है इसके बारे में आपको एक आइडिया ऑलरेडी है कि ऐसी डिजीज जो फैलती नहीं है, राइट, जैसे कि हार्ट अटैक, रेस्पिरेटरी डिजीज, कैंसर, तो ये फैलता नहीं है, पर्सन टू पर्सन ये फैलेगा नहीं, राइट। यानी कि जैसे कम्युनिकेबल डिजीज वायरस जो है उसके थ्रू वेरियस डिजीज जो है वो फैलती है ना, तो वैसे ये उस टाइप का नहीं होते, ऐसी बीमारी, ऐसी डिजीज। अब मैंने आपको क्यों बोला कि इसके बारे में मेंस में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आज की डेट में सरकार इसी पर ही ज्यादा फोकस भी कर रही है, क्योंकि हमारी कंट्री में और इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को इग्नोर किया जाता है। इग्नोर इन द सेंस कि जितनी दवाइयां कम्युनिकेबल डिजीज की बन रही हैं, जितना ट्रीटमेंट कम्युनिकेबल डिजीज का देखने को मिल रहा है, जिस पर रिसर्च हो रही है, उतनी रिसर्च नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ट्रीटमेंट पर, दवाइयों पर नहीं हो रही है। और एक काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है गाइस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, जिसकी आज तक दवाई तक नहीं बनी है, जिसका ट्रीटमेंट आज तक नहीं है, क्योंकि उस पर कम रिसर्च हम लोग को देखने को मिल रही है, उस पर साइंटिस्ट जो है वो कम टाइम डिवोट कर रहे हैं, राइट, या फिर उससे रिलेटेड इवन डॉक्टर्स तक को भी अवेयरनेस नहीं है। एक एग्जांपल गाइस मैं देना चाहूंगा, अपना खुद का ही पर्सनल एग्जांपल देना चाहूंगा। तो जैसे मेरे रेगुलर व्यूअर्स को ऑलरेडी पता है, जो नए मेरे साथ जुड़े हैं उनको शायद ना पता हो, तो गाइस मुझे भी एक क्रॉनिक डिजीज है, HLA-B27 पॉजिटिव हूं मैं, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस करके एक डिजीज है मुझे, और ये जो डिजीज है इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। इवन अभी रिसेंटली ही मैंने खुद ने ही काफी कुछ चीजें इसके बारे में सर्च करी, तब जाकर मुझे प्रॉपर पता लगा कि इस फील्ड के जो डॉक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं। वरना मैं तो मतलब बैक पेन होता था पहले स्टार्टिंग में, तो अपन चले गए ऑर्थोपेडिक्स के पास, न्यूरोसर्जन के पास, जो भी डॉक्टर ने रिकमेंड किया, जिस डॉक्टर्स के बारे में बताया वो उस डॉक्टर से अपन मिलते रहे। बट फिर बाद में जाके पता लगा कि ये वाली जो फील्ड के डॉक्टर्स ही अलग होते हैं, रीमेटोलॉजिस्ट होते हैं, और वो भी जो ट्रीटमेंट करते हैं
वो ट्रीटमेंट क्योर के लिए नहीं होता, यानी कि ये ट्रीटमेंट जो होता है इसका बीमारी को खत्म नहीं करता, क्योंकि अभी आज तक कोई दवाई बनी नहीं है अभी तक कि जो इस बीमारी को जो है वो खत्म कर दे। अभी जो ट्रीटमेंट जो चलता है वो पेन को मैनेज करने का ट्रीटमेंट चलता है। जैसे कि रेगुलर स्टूडेंट्स को पता होगा कि कभी कभी मेरी लाइफ में ऐसे भी समय आते हैं और उस समय मैं टोटली बेड पर चला जाता हूँ, मतलब कोई भी बॉडी का पार्ट वगैरह काम नहीं करता, मतलब स्पाइन में बहुत पेन रहता है, हिलता भी हूँ तो भी बहुत पेन रहता है, बॉडी पूरी स्टिफ हो जाती है, तो बहुत बुरी कंडीशन में रहता हूँ मैं बीच बीच में। बट आप लोगों की गाइस दुआ के कारण से अभी बहुत सही चल रहा हूँ। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, जो आप सभी लोगों ने इतनी दुआ करी, क्योंकि बीच में भी कंडीशन हो गई थी अभी कुछ महीने पहले कि बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, फिर मतलब टोटली व्हील चेयर पे आ गया था मैं, इवन रात में एम्बुलेंस भी लेके गई थी मुझे हॉस्पिटल पे, डॉक्टर मेरा जो ट्रीटमेंट कर रहे थे तो वो भी थोड़े से परेशान हो गए थे यार एकदम से कैसे हो गया ये, तो वो बहुत बुरी स्टेट हो जाती है। बट आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने इतनी दुआ करी कि अभी बढ़िया चल रहा हूँ, और प्लीज़ ऐसी कभी कभी दुआ करते रहा करो कि बढ़िया चलता रहो, कि रुकावट ना आए किसी भी प्रकार की, क्योंकि बहुत यार मतलब पेन ऐसा रहता है, मैं आपको मतलब एक सिंपल से सेंटेंस में समझाऊं तो उससे बेटर मौत है। तो अगर मैं खुद बोल रहा हूं कि उससे बेटर मौत है तो आप समझ जाओ कि मतलब मौत इज वेरी पीसफुल फॉर मी। अगर मुझे उस तरीके का पेन होता है तो बहुत पीसफुल है यार कि खत्म कर लो, बट पेन जो है वो बिल्कुल नहीं चलाता, और इसकी कोई दवाई भी नहीं है ऐसी कि इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर ले इस प्रॉब्लम को। आप खुदा ना खास्ता आपके में मतलब कोई हो रिलेटिव वगैरह जिनको ये प्रॉब्लम हो, बट अगर हो दूर के रिलेटिव या जिसको भी हो तो आप समझ पाओगे कि क्या स्टेटस रहती है इसमें, तो बहुत बुरी स्थिति होती है। और ये तो सिर्फ मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं अपनी प्रॉब्लम को भी छोटी ही बोलूंगा, क्योंकि दुनिया में कितनी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है यार लोगों में, लोग बहुत प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। मेरा फिर भी ठीक है कि चलो मेरी बॉडी का कोई पार्ट तो खराब नहीं हुआ है टोटली, बीच बीच में ऐसा होता है बट आप लोग की दुआ से मैं ठीक हो जाता हूँ, बट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका पार्ट्स वगैरह नहीं है जिनके, राइट, और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना होती है, और भी काफ़ी सारी तकलीफ में रहते हैं यार लोग, अपनी तकलीफ तो अपन कुछ भी नहीं बोलते, राइट। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है काफ़ी सारी, जिसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें लोग दिन रात परेशान रहते हैं, पैसा लोगों का कंटिन्यूअसली खर्चा होता रहता है, बट इलाज के नाम पर कुछ नहीं है। तो सरकार आज की डेट में इन्हीं सब चीजों पर मेनली फोकस कर रही है, और इस पर ये सर्वे भी सामने आया है, राइट। तो आप मेंस का जब आंसर लिखेंगे तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का पॉइंट जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आज की डेट में नीड है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर भी काम करने की, क्योंकि लगातार नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि अगर अपन बात करें ओबेसिटी, ओवरवेट, तो ये भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, क्योंकि बोलते हैं ना कि मोटापा जो है वो बीमारियों का घर है, ऐसा बोला जाता है, आपने सुना भी होगा ये वाला फ्रेज। तो वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि काफी सारी ऐसी, क्योंकि ओवरवेट भी इसी की कैटेगरी में आ जाता है, राइट, नॉन कम्युनिकेबल की कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलता है, जिसके कारण से वेरियस प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने रिलीज करी है नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे को, और लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सर्वे ये हम लोग को देखने को मिल रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। इसके अंदर सर्वे के अंदर जो रिजल्ट जो सामने आए उसमें बताया गया कि 5 में से 2 अडल्ट्स, यानी कि हर 5 में से 2 अडल्ट्स ऐसे हैं जो 3 या 3 से ज्यादा रिस्क फैक्टर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के फेस कर रहे हैं, यानी कि उनको 3 या 3 से ज्यादा रिस्क फैक्टर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का इंडिया के अंदर। और हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम का स्टेटस जो है वो काफी खराब है, अंडरस्कोर हम लोग को देखने को मिलता है अगर ऐसी डिजीज के रिस्पॉन्ड की अगर बात करें, क्योंकि प्रॉपर टाइम पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डायग्नोस तक नहीं होती। आपने सुना होगा कि काफी सारे लोग को पता लगता है कैंसर के बारे में जब उनकी लास्ट स्टेज हो रही होती है, उनके पास जीने के लिए सिर्फ 2-3 महीने होते हैं, तब पता लगता है, तब डायग्नोस होता है कि हाँ कैंसर है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है, प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। डॉक्टर्स के पास भी आते हैं, जैसे मैं अपने केस की बात करूं तो मुझे तो डॉक्टर ने एक बार ये तक कह दिया था कि आप मार्स चले जाओ, वहां पर आपका इलाज होगा। तो इस तरीके के तो बदतमीज डॉक्टर कई बार देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि मैं उस समय जब पेन पे था, 2013 या 14 का पीरियड था, तो उस समय टोटली मतलब हालत ऐसी खराब थी कि पापा मम्मी लेकर गए थे वहां पे, बहुत बुरी स्थिति, चलने की स्थिति नहीं थी। तो जब डॉक्टर से बात करी और मैंने बहुत होप के साथ डॉक्टर से पूछा कि सर प्लीज इसका कोई इलाज बताओ, एटलीस्ट ये बता दो पेन कैसे मेरा खत्म हो, तो डॉक्टर बोलता कि मार्स पे चले आओ, मार्स पे इलाज होगा इसका। मार्स मतलब मंगल ग्रह, प्लैनेट की बात हो रही है, तो ऐसा बोला उस डॉक्टर ने। बहुत, अब बोलने में बहुत अजीब लगता है बट बदतमीजी है ये, मतलब इस तरीके से किसी पेशेंट के साथ तो करना ही नहीं चाहिए। और आप भी गए IAS IPS की तैयारी कर रहे हो, आपके पास जो भी लोग आए इन फ्यूचर हेल्प मांगने, मदद मांगने, सिटीजन्स, तो आप उनकी हेल्प करिए। उनको अगर नहीं हेल्प कर सकते तो कुछ बोलना नहीं चाहिए अपन को। वैसे मुझे पता है कि आप सभी लोग समझदार हैं, अच्छे हैं, उस टाइप के नहीं हैं जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको एक अच्छा मतलब बिजनेस मिल गया, अच्छी पद मिल गई तो फिर वो हेकड़ी में आ जाते हैं और फिर अपने आप को पता नहीं क्या किंग समझने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसानियत ओवरऑल सबसे ऊपर, ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर, उसी पर अपन को काम करते हुए
चलना है, क्योंकि ह्यूमैनिटी ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार। एंड में सिर्फ ह्यूमैनिटी बच जाती है। आज की डेट में लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, तो पूरा वर्ल्ड आप देख रहे हो किस प्रकार का होता जा रहा है, राइट। नफरत जो है वो फैलती है, क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, लोग एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। कोई मर रहा है तो मरने दो, किसी की जान जा रही है तो जाने दो। अरे ऐसा नहीं करना यार। चलो एनीवेज, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया उस बात पे, आगे की बात करते हैं। तो देखो, इसमें रिपोर्ट के अंदर बताया कि ओवरवेट के बारे में, ओवरवेट और ओबीज जो है इसके बारे में बात करी कि हर 4 में से एक अडल्ट जो है, कम से कम एक या एक से ज्यादा अडल्ट जो है, या फिर 6.2% अडल्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनमें ओवरवेट की प्रॉब्लम जो है वो रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, ऑलमोस्ट 10 में से लगभग 3 अडल्ट को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, यानी कि शुगर की प्रॉब्लम 9.3% अडल्ट को बताई जा रही है। इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी की बात करें, क्योंकि आज की डेट में काफी चेंजेस हुए ना, यानी कि जैसे वर्क की भी बात करें, काम की भी बात करें, तो लोग लैपटॉप वगैरह के थ्रू ही पूरा काम चलता है लोगों का, राइट। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद है, लोग ना जिम जाते हैं, ना वॉक करने जाते हैं, ना योगा करते हैं। तो फिजिकल इनएक्टिविटी होने के कारण भी काफी सारी प्रॉब्लम्स लोगों में फेस करने को मिलती है। तो बताया जा रहा है कि 5 में से 2 लोग से ज्यादा अडल्ट, यानी कि अडल्ट की कैटेगरी में 5 में से 2 और एडल्सेंट्स की कैटेगरी में 4 में से 1 एटलीस्ट जो कि फिजिकली इनएक्टिव है, यानी कि वो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज में। इसके अलावा हर 3 में से 1 अडल्ट और 1/4 प्रोपोर्शन, यानी कि मेन का 1/4 में से ज्यादा, यानी कि जेंडर की बात करें तो ओवरऑल जो मेन है उनके 1/4 25% से ज्यादा, अगर ऐसा कहूं मैं, तो वो किसी ना किसी प्रकार के अल्कोहल या टबैको का उन्होंने कंजम्पशन किया है पिछले 12 महीनों के पीरियड में। तो ये वाले डेटा भी सामने आया, राइट। इसके अलावा जो यानी कि जो ये रिकॉर्ड सामने आए हैं वो 2017 और 18 के सर्वे के ऊपर बेस्ड नजर आ रहे हैं, और काफी अच्छा डेटा, काफी अच्छा रिकॉर्ड जो है वो तैयार किया गया है। इसमें काफी सारे इंडिकेटर सामने आए हैं, रिस्क फैक्टर सामने आए हैं, और काफी सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में मेंशन किया गया है। और ये बिल्कुल हमारी नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क और नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक्शन प्लान, तो इससे रिलेट करते हुए ये पूरा सर्वे तैयार किया गया है, जिससे कि हम लोग आगे चल के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर और हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने के ऊपर काम करें। और इस सर्वे का कवरेज इतना बढ़िया था, इतना बेहतरीन था, क्योंकि लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें 15 से लेकर 69 ईयर्स की एज के मेल्स, फीमेल्स, अर्बन एरिया और रूरल एरिया को भी कवर करते हुए तैयार किया गया, और स्टैंडर्डाइज टूल और मेथड्स का उपयोग करते हुए ये पूरा सर्वे कंडक्ट किया गया है। तो ये चीजें गाइस जिसके बारे में आप लोग को बेसिक जानकारी, आइडिया होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं लॉ कमीशन के बारे में। तो गाइस लॉ कमीशन के बारे में मैंने कल एक लेक्चर आपको प्रोवाइड किया, खबरी पर भी एक ऑडियो लेक्चर दिया है, और यूट्यूब पर भी वीडियो लेक्चर जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है लॉ कमीशन के ऊपर, कल ही के दिन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो मैं चाहूंगा कि वो वाला वीडियो जरूर देख लो आप, लॉ कमीशन का वीडियो। अगर वो वीडियो नहीं मिलता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स पर लिंक मांग लेना, या फिर एक बार कमेंट बॉक्स पे चेक कर लेना, किसी ना किसी स्टूडेंट ने लिंक पोस्ट कर दी होगी मेरे, राइट। और या फिर आप सिंपली सर्च करोगे लॉ कमीशन, अपने यूट्यूब पर सर्च कॉलम पे आप जाओगे, सर्च कॉलम पे भी मत जाओ, आप यूट्यूब पे चैनल के वीडियो वाले सेक्शन पे चले जाओ, कल ही अपलोड किया है, तो आपको 2-3 वीडियो के नीचे ही मिल जाएगा वो लॉ कमीशन वाला वीडियो, राइट। तो इसको जरूर देख लेना आप। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होम और लॉ मिनिस्टर से कहा है कि बताइए कि 3 साल लगभग हो गए हैं, अभी तक लॉ कमीशन क्यों नहीं अपॉइंट की गई है। तो लॉ कमीशन की चेयरपर्सन और उसके मेंबर की जो पोस्ट है गाइस आज की डेट में खाली है। 21वां लॉ कमीशन जब खत्म हुआ था तब उसके बाद से ये पूरी पोस्ट जो है वो खाली है। 21वां लॉ कमीशन जो था उसमें हमारे ऑनरेबल फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस BS चौहान जी, इसके चेयरपर्सन के तौर पर थे। तो इन्हीं के अंडर ये लॉ कमीशन थी, तो वो अब वो खत्म हो गई है 21वीं लॉ कमीशन, और 22वां लॉ कमीशन अभी तक सेटअप नहीं हुआ है। हालांकि सरकार ने घोषणा कर दी थी 22वें लॉ कमीशन को स्टैब्लिश करने की, सेटअप करने की, बट अभी तक कोई भी चेयरपर्सन या मेंबर उसके अपॉइंट नहीं किए गए। तो उसी पर ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होम और लॉ मिनिस्ट्री से कहा है कि बताइए कि 3 साल का पीरियड हो गया है, अभी तक क्यों लॉ कमीशन अपॉइंट नहीं हुई है, राइट। तो ये चीज हम लोग को लॉ कमीशन की देखने को मिली है। बट लॉ कमीशन का जो टॉपिक है ये मैंने आप लोग को कल के लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, उसको जरूर जाकर देख लेना, ठीक है। इस प्रकार से उसका थंबनेल आपको दिखाई देगा, राइट, लॉ कमीशन का, और आप जनरली सर्च करोगे आप तो आपको मिल जाएगा। अगर आप खबरी पर भी ऑडियो लेक्चर सुन रहे हो तो उस पर भी एक ऑडियो अलग से बनाया हुआ है, 7 मिनट कुछ का है वो, 7 मिनट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 मिनट 6 सेकंड के आसपास का वो
लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसको जरूर देख लेना, उसमें मैंने पूरी चीज एक्सप्लेन की हुई है। और जिन स्टूडेंट्स के पास पीडीएफ आती है तो पीडीएफ में आज के ही जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें ये लॉ कमीशन का पूरा मैंने मटेरियल जो है वो आप लोग के लिए रखा हुआ है, राइट। तो पेपर 2 से रिलेटेड गाइस सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आपके लिए सीसेट का कोर्स चालू है। सीसेट के कोर्स में आप एनरोल हो सकते हैं और हिस्ट्री का कोर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, उससे उसके थ्रू आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस कोर्स को लेने के बाद आपको, जैसे हिस्ट्री का अगर आप कोर्स लेंगे ये वाला, तो पूरी की पूरी हिस्ट्री आपकी कवर करवा दी जाएगी, जनरल स्टडीज पोर्शन हिस्ट्री का आपका। यानी कि इस कोर्स को लेने के बाद आपको हिस्ट्री के लिए और कहीं से परेशान होने की जरूरत नहीं, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी इसमें आपकी करवा दी जाएगी, जो चीज आपके प्रीलिम्स और मेंस निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के सेक्शन में। और हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवियल और मॉडर्न हिस्ट्री यहां पर कवर की जा रही है। वर्ल्ड हिस्ट्री को यहां पर कवर नहीं किया जा रहा है, ये 3 हिस्ट्री कवर की जा रही है। इसमें मतलब प्रीलिम्स के अंदर आप सभी क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री के सही करके आओगे इस कोर्स को लेने के बाद, और मेंस में भी आप वेरियस आंसर जो है वो हिस्ट्री के क्वेश्चन से रिलेटेड बना पाओगे। तो काफी अच्छी इसमें आपको हिस्ट्री की तैयारी करवाई जा रही है। और सीसेट को आप प्रीलिम्स में सीसेट को क्वालिफाई कर लोगे अगर आप ये वाला कोर्स ले लेते हो तो, क्योंकि इस कोर्स को जो डिजाइन किया हुआ है वो आपके एग्जाम क्लियर कर पाओ आप उसी के अकॉर्डिंग पूरा डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन देनी है। इससे रिलेटेड अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट करके, राइट। अब गाइज स्टार्ट करते हैं पेपर 3 की न्यूज से। तो देखिए यहां पर अपन बात करेंगे ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। तो पहले बॉन्ड्स क्या होता है ये समझिए, फिर अपन ग्रीन बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, फिर देखेंगे कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों था। तो बॉन्ड्स के बारे में तो मैं 15-20 बार तो आप सभी लोगों को बता ही चुका हूं। जो नए स्टूडेंट है वो समझ लो, काफी आसान तरीके से समझते हैं बॉन्ड क्या होता है। तो देखो इमेजिन करो एक कंपनी है, ठीक है। एक कंपनी को अगर पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए तो वो क्या कर सकती है, वो पैसे के लिए बैंक के पास जा सकती है, बैंक से लोन ले सकती है, राइट। इसके अलावा क्या कर सकती है, वो शेयर्स को इशू कर सकती है, शेयर्स वगैरह जारी कर सकती है कैपिटल को रेस करने के लिए, राइट, कैपिटल के लिए यानी कि पैसे के लिए। तो ये सब चीजें कर सकती है कंपनी बिजनेस को, अगर उसको शुरू करना है तो, या बिजनेस आगे बढ़ाना है तो, और उसके लिए उसको अगर पैसे चाहिए तो बैंक से लोन ले सकती है, शेयर से इशू कर सकती है। इसके अलावा एक और ऑप्शन उसके पास होता है बॉन्ड जारी करने का। बॉन्ड गाइस बेसिकली एक प्रकार का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि एक प्रकार का लोन होता है जो कि पब्लिक देती है कंपनी को, और इवन सरकार भी बॉन्ड जारी करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सॉवरेन बॉन्ड। याद रखना, सरकार जब बॉन्ड जारी करती है तो ऐसे बॉन्ड को सॉवरेन बॉन्ड बोलते हैं, सरकारी बॉन्ड को सॉवरेन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और कंपनी जो बॉन्ड जारी कर रही है तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं या किसी प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं वो एक प्रकार के डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक प्रकार के लोन होते हैं जो कि पब्लिक जो है वो देती है। अब देखो ये कुछ नहीं होता, ये एक प्रकार का पेपर हम लोग को देखने को होता है, एक पेपर होता है। ये पेपर जो है वो कंपनी लोगों को देती है, ठीक है, जो भी लोग बॉन्ड वगैरह परचेज करते हैं, और लोग बाग जो है वो पैसे दे देते हैं कंपनी को, राइट, पैसे दे देते हैं और उसके बदले में बॉन्ड जो है वो ले लेते हैं। अब इस बॉन्ड पे होती है डेट, जैसे कि ये बॉन्ड होगा 5 सालों का, ठीक है, 5 सालों का ये बॉन्ड है। ये बॉन्ड खरीदा होगा सामने वाले व्यक्ति ने 10,000 का, बट 5 साल के बाद इसको 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे, इस पर इंटरेस्ट बढ़कर इसको मिल जाएगा। जैसे कि 5 साल ये 10,000 का बॉन्ड है और इस पे मान लेते हैं कि 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, इस बॉन्ड पे। तो 5 सालों पे कितना मिल जाएगा इसको, तो 10,000 का बॉन्ड है तो 5 सालों पे 15,000 रुपए इसको मिल जाएंगे, राइट। कि हर साल 10%, 5 सालों तक कितना हो गया, 50% हो गया। 10,000 का 50% आधा कर दो 5,000, तो 5 साल के बाद इसको 15,000 रुपए मिल जाएंगे। या फिर काफी सारे बॉन्ड ऐसे भी होते हैं जिसमें हम लोग को कूपन्स देखने को मिलते हैं कि हर साल का जो इंटरेस्ट होता है वो कूपन के तौर पर उसको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ये 10,000 का बॉन्ड है, ये इस बॉन्ड की फेस वैल्यू 10,000 और इस पे लगे होते हैं कूपन, और हर साल ये व्यक्ति जो है वो जाता है कंपनी को कूपन देता है, कंपनी इसको जो है वो 10,000 रुपए दे देती है, ठीक है। 10% का अगर बॉन्ड दे दो तो अलग अलग डील होती है बॉन्ड की। मतलब मेरे ख्याल से आप शायद समझ गए होंगे कि बॉन्ड एक प्रकार का लोन ही होता है जो कि मतलब लोग जो है पर्सनली यानी कि इंडिविजुअल जो है वो कंपनी को प्रोवाइड कराते हैं और उसके बदले में कंपनी उनको इंडिविजुअल को इंटरेस्ट देती है। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब लोग बाग क्यों कंपनी को पैसा दे रहे हैं और कंपनी क्यों लोगों से पैसा ले रही है। तो देखो गाइस, अब इस तरीके से समझो, आप एक बैंक है, अब बैंक से कंपनी अगर लोन लेती है तो कंपनी को बैंक को 12% के रेट के हिसाब से रिटर्न करना पड़ता है। जैसे कि बैंक जो है वो कंपनी से 12% का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। वहीं अगर कंपनी बॉन्ड जारी कर देती है 10% में, तब क्या हम लोग को देखने को हो रहा है, कंपनी को तो सीधे सीधे 2% का फायदा हो गया ना। अगर मार्केट में 10% का बॉन्ड अगर कंपनी जारी करती है और उस 10% के बॉन्ड जारी करके पैसा जो है वो मार्केट से उठाती है, राइट, वहीं बैंक से उसको 12% में पैसा मिल रहा है, तो कंपनी के लिए फायदा क्या है, ये बॉन्ड जारी करने में कंपनी को फायदा है ना, सीधे सीधे 2% का फायदा है।
कंपनी का 2% का इंटरेस्ट बच जाएगा। अब आप बोलोगे सर 1-2% में क्या होता है? गाइस जब करोड़ों की डील होती है तो 1-2% भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, राइट? तो ये वाली चीज है। तो इस तरीके से कंपनी जो है वो बॉन्ड जारी करती है और कंपनी का भी फायदा हो जाता है, कंपनी को कैपिटल मिल जाता है और लोगों को भी फायदा मिल जाता है। आप बोलोगे सर लोग बाग कंपनी को क्यों देते हैं पैसा, या लोग बाग बॉन्ड क्यों परचेज खरीदते हैं, बॉन्ड क्यों परचेज करते हैं? बहुत सिंपल सी चीज है। अब अगर मैं सेविंग अकाउंट पे पैसा मेरे पास रखा है, अगर मैं सेविंग अकाउंट पे पैसे को पार्क करूंगा, सेविंग अकाउंट पे रखूंगा, या फिर मैं एफडी वगैरह खुलवा लूंगा, तो मुझे 10% नहीं मिलेगा, राइट? बट वहीं अगर मुझे 10% में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है बॉन्ड की, तो फिर मैं बॉन्ड परचेज कर लूंगा ना। अब हालांकि ये जो मैंने फिगर्स बताया आपको 10%, 5%, 15%, 12%, ये फिगर इतने एक्चुअल में होते नहीं है। लगभग 7-8% के आसपास हम लोग को मिला। एफडी का जो रेट होता है ना उससे थोड़ा सा ऊपर ही होकर मिल जाता है, जैसे कि लोग बाग जो है वो अट्रैक्ट होके एफडी करवाने की जगह ये बॉन्ड वगैरह ले लें, राइट? तो ये चीज होती है। तो इस प्रकार से अट्रैक्शन पॉइंट होता है। अब बॉन्ड क्या होता है ये चीज तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? तो आपको पता है जब भी कभी भी अपन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या फिर कभी भी अपन एनवायरमेंट की बात करते हैं तो अपन ग्रीन की बात नहीं करते हैं। जैसे कि ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी अपन बोलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को ग्रीन एनर्जी बोलते हैं ना, क्योंकि उसमें एनवायरमेंट को डैमेज नहीं होता है। तो ये ग्रीन बॉन्ड्स है। मतलब कि जो भी कंपनी या जो भी एंटिटी ये बॉन्ड जारी कर रही है और लोग बाग इस बॉन्ड को जो परचेज कर रहा है उस बॉन्ड से, यानी कि जो लोग बाग जो बॉन्ड परचेज करके जो पैसा दे रहे हैं कंपनी को, और उस बॉन्ड से जो काम हो रहा है वो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, राइट? रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट हैं। जैसे कि जो ऐसे प्रोजेक्ट जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन या जनरेशन से रिलेटेड है, राइट? तो या फिर और किसी प्रकार की ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, या इलेक्ट्रिक गाड़ियों से रिलेटेड, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसका जो प्रोजेक्ट होगा उसके थ्रू ग्रीन बॉन्ड रिलीज किया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ऐसी गाड़ियां हैं जो कि एनवायरमेंट को पल्यूट नहीं करेगी, है कि नहीं? समझ रहे हो बातों को? तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि एनवायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं, एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियरी होते हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर जब पैसा लगाया जाता है तो ग्रीन बॉन्ड जारी करके पैसा लगाया जाता है, ठीक है? यानी कि एक ऑप्शन होता है कंपनी के पास कि कंपनी ग्रीन बॉन्ड जारी कर देती है, और उसमें काफी सारे फायदे होते हैं। टैक्स वगैरह से रिलेटेड भी फायदे हम लोग को उसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऐसी जो चीजें होती है कई बार सरकार अट्रैक्ट करती है, लोगों को बोलती है कि लोग बाग अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन हो जाएगा, रिटर्न वगैरह के ऊपर। इस प्रकार की भी सरकार अपॉर्चुनिटी देती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाग जो है वो ग्रीन बॉन्ड वगैरह परचेज करें, या जैसे कि सब्सिडी नहीं मिलती इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, या आप सोलर पैनल जब लगाओगे अपने घर पे तो उस पर सब्सिडी मिलती है। क्यों देती है सरकार सब्सिडी? क्योंकि सरकार प्रमोट कर रही है कि लोग बाग ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार की चीजें उपयोग करें जो कि एनवायरमेंट के लिए अच्छा हो। समझ रहे बात हो? तो ये है सिंपल सी चीज। इस टॉपिक में बस आपको ग्रीन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझना था। हालांकि टॉपिक भी मैं आपको बता देता हूं बट उतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक स्टडी कंडक्ट करी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जिस स्टडी के थ्रू पता लगा है कि इंडिया के अंदर ग्रीन बॉन्ड को जारी करने की जो कॉस्ट है वो जनरली हाई हम लोग को देखने को मिल रही है दूसरे बॉन्ड के कंपैरिजन में। ये किस वजह से हो रहा है? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मतलब कि ठीक इंफॉर्मेशन नहीं, ऐसी इंफॉर्मेशन जो सटीक नहीं है, जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसके कारण से ग्रीन बॉन्ड जो है वो हायर रेट्स में, ज्यादा रेट में जो है वो इशू हो रहा है हमारी कंट्री में दूसरे बॉन्ड के कंपैरिजन में। इसके अलावा एवरेज कूपन रेट जो ग्रीन बॉन्ड का बताया जा रहा है वो 2015 से हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसकी मैच्योरिटी 5 साल से 10 साल के लगभग है। तो उसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ज्यादा जो है इसमें मतलब कूपन रेट जो है, एवरेज कूपन रेट ज्यादा है कंपैरेटिवली कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड से। गवर्नमेंट बॉन्ड यानी कि सॉवरेन बॉन्ड। सॉवरेन बॉन्ड याद रखना कि सरकार जब बॉन्ड जारी करती है, जो सरकारी बॉन्ड होते हैं उसको सॉवरेन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है? तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बॉन्ड वगैरह जारी करती है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर डोमिनेटेड जो बॉन्ड्स होते हैं, ग्रीन बॉन्ड जो होते हैं, जो कि 10 साल या उसके इक्विवेलेंट ईयर्स के लिए होते हैं, तो उसमें जो कूपन रेट होता है वो कम हम लोग को देखने को मिलता है कॉर्पोरेट बॉन्ड के कंपैरिजन में। बट यहां पर एवरेज कूपन रेट जो है वो हायर है कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में इंडिया के अंदर। तो ये चीज बताई जा रही है। और ज्यादातर ग्रीन बॉन्ड जो इंडिया के अंदर इशू किए गए हैं और किए जाते हैं वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या फिर कॉर्पोरेट्स के द्वारा किए जाते हैं, जो कि फाइनेंशियली हेल्दी कंपनीज हैं, राइट? मतलब जो कंपनी घाटे में नहीं चल रही, ऐसी कंपनी इस प्रकार के ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह जारी कर देती है। और ग्रीन बॉन्ड जो है, अगर हमारी बात करें कंट्री की 2018 से लेकर अभी तक में, कि टोटल जितने भी बॉन्ड जारी हुए हैं, इशू हुए हैं, उनमें से ग्रीन बॉन्ड का शेयर काफी कम है, मात्र 0.7% का शेयर हम लोग को नजर आ रहा है, राइट? और हम लोग को
ग्रीन बॉन्ड को बेटर करने के लिए और इस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जिसके कारण से मैच्योरिटी मिसमैच हम लोग को देखने को मिल रहा है, बोरोइंग कॉस्ट में चेंजेस हम लोग को नजर आ रहे हैं, जैसे कि अभी अपन ने देखा कि इशूइंग का जो कॉस्ट है वो हाई हम लोग को नजर आ रहा है, राइट। तो ऐसी चीजों को खत्म करने के लिए हम लोग को मेनली फोकस करना पड़ेगा कि बेटर तरीके से इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमारे इंडिया में कंडक्ट करें, यानी कि जिससे कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो बॉन्ड को जारी करते समय या फिर जो भी बॉन्ड परचेज कर रहे हैं उनको प्रॉपर डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके, किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन में कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो इसमें मैच्योरिटी मिसमैच को रिड्यूस करने में भी मदद मिलेगी, बोरोइंग कॉस्ट को रिड्यूस करने में मदद करेगी, और इसके चलते हमें देखने को मिलेगा कि इस सेगमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के सेगमेंट में या क्लीन एनर्जी सोर्सेज के सेगमेंट में एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन जो है वो होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग फिर ग्रीन बॉन्ड को और भी भारी मात्रा में, भारी तैनात में परचेज करने लगेंगे, है ना। तो ये बस एक बेसिक सी चीज थी, बट यहां पर आपको मेनली पूछा जा सकता है ग्रीन बॉन्ड के बारे में, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता ही दिया। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट एक प्रकार का हम लोग को देखने को मिलता है, स्पेसिफिक क्लाइमेट रिलेटेड या एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट के लिए ही जारी किया जाता है। और ग्रीन बॉन्ड जो है ये टैक्स इंसेंटिव्स के साथ आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार प्रमोट करने के लिए वेरियस टैक्स इंसेंटिव वगैरह दे देती है, टैक्स में छूट वगैरह दे देती है, जिसके चलते इन्वेस्टर जो है वो अट्रैक्ट होकर ज्यादा से ज्यादा ग्रीन बॉन्ड वगैरह परचेज करें। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा पहली बार ऑफिशियल ग्रीन बॉन्ड जो है वो जारी किया गया था 2009 में, और अराउंड 157 बिलियन यूएस डॉलर का ग्रीन बॉन्ड इशू किया गया है 2019 में। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। गाइस अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पेपर 2 में डिस्कस किया था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। तो यही बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक्स वगैरह हो गए, तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इसके बेटर मैनेजमेंट के लिए और टेलीमेडिसिन उपयोग करते हुए इसको हम लोग मैनेज कर सकें, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया गया। यानी कि कुल मिलाकर किसकी बात हो रही है, टेलीमेडिसिन के ऊपर फोकस किया गया। तो ये टॉपिक मेंस के लिए भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। टेलीमेडिसिन से समझते हो ना क्या होता है? टेलीमेडिसिन का मतलब क्या है कि अब डॉक्टर के पास मिलकर, यानी कि डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर, हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर के पास बैठकर जो है वो कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल फोन के थ्रू ऑनलाइन माध्यम से डॉक्टर से कंसल्ट किया जा सकता है। तो वो टेलीमेडिसिन की कैटेगरी में ये पूरी चीज आ जाती है, ऑनलाइन कंसल्टेशन वगैरह, राइट। और तो यही चीज कही गई है कि बेटर तरीके से हमें मैनेज करना है तो टेलीमेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और टेलीमेडिसिन में हम लोग को जो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि टेली कंसल्टेशन, टेली मॉनिटरिंग, टेली ट्राइएज। अब आप बोलोगे सर टेली कंसल्टेशन से तो हम समझ गए, टेली मॉनिटरिंग से भी समझ गए, बट ये टेली ट्राइएज क्या है? तो ये मान लो टेली कंसल्टेशन और टेली मॉनिटरिंग को मिलाकर टेली ट्राइएज ही बनता है। मतलब कि जो पूरी एक जैसे मैं हूं, अब मेरे जो डॉक्टर हैं, तो उनसे मुझे समय समय पर जो कंसल्टेशन करना होता है, तो डॉक्टर मेरी बार बार रिपोर्ट्स मंगवाते हैं, रिपोर्ट्स बुलवाते हैं। तो मैं अपना मतलब बार बार ब्लड टेस्ट कराता हूँ, हेल्थ चेकअप कराता हूँ, डॉक्टर उसको रिपोर्ट देते जाते हैं। तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, अपने पास जो है वो मेरी पूरी प्रोफाइल क्रिएट करके रख रहे हैं, जिससे कि डॉक्टर बेटर तरीके से स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि मेरी बॉडी में कब कब किस प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं, राइट, किस प्रकार से जो प्रॉब्लम्स है वो मैनेज हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये क्या कर रहे हैं, डॉक्टर पूरी चीज को एनालाइज कर रहे हैं। तो ऐसी चीज को टेली ट्राइज बोलते हैं, कि जो पूरी प्रॉपर जो मेडिकल इंफॉर्मेशन वगैरह जो होती है एक पेशेंट की, तो उसको प्रॉपर तरीके से डॉक्टर जब एनालाइज करते हैं तो वो टेली ट्राइज होता है। और जब ये ऑनलाइन माध्यम के थ्रू, टेलीफोनिक माध्यम के थ्रू होता है, तो वो टेली इसके लिए शब्द जो है वो उसमें उपयोग में लिया जाता है। तो ऑनलाइन इस प्रकार से पेशेंट और डॉक्टर का इंटरेक्शन हो, और इवन डॉक्टर टू डॉक्टर के बीच में भी कंसल्टेशन हो, राइट, ऑनलाइन, कि जिससे कि बेटर तरीके से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल किया जा सके। तो मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हमारी कंट्री में और केयर मॉडल को बिल्ड करने के लिए बेटर इंटीग्रेशन के साथ टेलीमेडिसिन और उसके कंपोनेंट्स के, तो इसके लिए ये फ्रेमवर्क जो है वो जारी किया गया। अभी रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसी का टेलीमेडिसिन उपयोग के लिए फ्रेमवर्क जो है वो जारी किया है, जिसके चलते कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और स्ट्रोक, जो मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, उनको बेटर तरीके से मैनेज किया जा सके। और इंडिया के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन काफी ज्यादा है, अपन ने पेपर 2 में आज ही डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो इसके लिए हम लोग को काफी सारी मतलब चीजों को मिलाकर काम करने की आवश्यकता है, मल्टी प्रोंग इंटरवेंशंस की आवश्यकता है, राइट। और टेलीमेडिसिन ही एक ऐसा जरिया है जो कि इन सब एस्पेक्ट्स को लिंकअप कर सकता है, ब्रिज कर सकता है। क्योंकि आपको पता है इस टेलीमेडिसिन के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी प्रोफेशनल डॉक्टर है, वो अपनी एडवाइस जो है वो प्रोवाइड करा सकता है, कहीं पर भी, किसी भी जगह पर।
और इवन जैसे आपने कई बार सुना भी होगा, कई सारे डॉक्टर जो होते हैं वो ऑनलाइन रहते हैं अवेलेबल। ऑनलाइन मतलब कि जैसे कि ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर में जो मेन डॉक्टर है, अगर वो फिजिकली वहां पर अवेलेबल नहीं है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो वो कहीं और बैठकर ऑनलाइन इंस्ट्रक्ट करते हैं कि किस प्रकार से ऑपरेशन कंडक्ट करना है। तो वो पूरा इंस्ट्रक्शन देते हैं और उनके बिहाफ में जो दूसरे जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ऑपरेशन करते हैं। जैसे वो कबीर सिंह पिक्चर देखी होगी आप सभी लोगों ने, तो कबीर सिंह में वो कबीर सिंह बैठकर नहीं इलाज करा देता, वो मतलब दारू पिया हुआ रहता है, पड़ा रहता है, सीट पर बैठा रहता है, फिर बाद में बेहोश हो जाता है, तो उसकी नर्सेज वगैरह पूरा ऑपरेशन करती हैं। तो वैसी चीज भी होती है। और इवन अब तो जमाना थोड़ा एडवांस भी हो रहा है, रोबोटिक आर्म्स वगैरह भी देखने को मिल रहा है, बट हालांकि इतना वो प्रैक्टिस में नहीं है, बट हाँ फिर भी शुरू हो चुकी है ये वाली चीज भी, ये वाली प्रक्रिया भी। आपको शायद पता नहीं होगा, और पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, शायद थोड़ा आइडिया तो जरूर होगा कि डॉक्टर जो है वो रोबोटिक आर्म्स के थ्रू भी ऑपरेशन कर रहा है। मतलब कि एक डॉक्टर कहीं पर बैठा होगा, वीडियो गेम की तरह ही है पूरी पूरी चीज वो, कि एक डॉक्टर के हाथ पे पूरा कंट्रोल होगा रोबोटिक आर्म्स का, और जहां पर भी ऑपरेशन हो रहा होगा तो वो डॉक्टर अगर दुनिया के किसी कोने से एक बटन दबाएंगे तो वहां पर जो है वो मतलब रोबोट का जो हाथ है वो हिलेगा और फिर वो ऑपरेशन करेगा। तो वो इस प्रकार की भी प्रक्रिया जो है वो आने वाले समय में बहुत ज्यादा होने वाली है, देखने को मिलने वाली है, राइट। तो और इससे फायदा ये होता है, एक तो ऑनलाइन ये जो माध्यम है इससे फायदा ये भी होता है कि जैसे कि काफी सारे डॉक्टर्स हैं, उनको अगर किसी डिजीज को जो है वो खत्म करना है या डिजीज को ट्रीट करने के लिए वो अलग अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी अलग अलग प्रैक्टिस करते रहते हैं, आपको पता होगा शायद, अलग अलग दवाइयां वगैरह देकर जो है वो डिजीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करते हैं कई बार, तो राइट। तो उसमें क्या हुआ कि काफी सारी जगह के जो डॉक्टर्स हैं वो आपस में बातचीत करके अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ जो है वो एक मीटिंग बिठाकर जो है वो ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि एक मेजर डिजीज का जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, राइट। अलग अलग तरीके जो उन्होंने अपनाए हैं और वो सक्सेसफुली अगर काम कर रहे हैं तो आपस में मिलकर बातचीत करके और भी ज्यादातर पेशेंट्स को जो है वो मदद कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार की चीजें भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और इन्हीं सब चीजों को किस प्रकार से उपयोग करना है बेटर मैनेजमेंट के लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के, तो इसके लिए ये फ्रेमवर्क जो है वो भी रिलीज किया गया, जारी किया गया। और मेंस पर्सपेक्टिव से पर आप लोगों को इस टेलीमेडिसिन के बारे में एक आइडिया होना चाहिए, और आपके मेंस में ये आंसर डेफिनेटली होना चाहिए टेलीमेडिसिन को लेकर, राइट। कि ये सब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वगैरह जो है वो इसका उपयोग कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, और उसके चलते मतलब काफी सारे पेशेंट्स का फायदा हो रहा है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। गाइस अब बात करेंगे द ग्रेट रीसेट के बारे में। तो देखिए, द ग्रेट रीसेट ये प्रपोजल रखा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखना, अगर आ जाए क्वेश्चन की द ग्रेट रीसेट अभी न्यूज में था और किस पर्टिकुलर ऑप्शन से ये एसोसिएटेड है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगर वहां पर है तो आप उसको मार्क करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने द ग्रेट रीसेट का प्रपोजल अभी रिसेंटली रखा है। द ग्रेट रीसेट के अंदर सस्टेनेबली इकोनॉमी जो है उसको रीबिल्ड करना है, सस्टेनेबल तरीके से इकोनॉमी को रीबिल्ड करना है। और क्योंकि कोरोना वायरस के बाद सिचुएशन काफी खराब है, आप सभी लोग जानते हैं, तो और ये ना ही सिर्फ इंडिया की बात है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में सिचुएशन खराब है। तो पूरे दुनिया भर में जो इकोनॉमी को जो नुकसान पहुंचा है, जो संकट जो इकोनॉमी के ऊपर हम लोग को देखने को मिला है, डीप ट्रबल जो देखने को मिला है, तो उसको रीबिल्ड करने के लिए ये प्रपोजल जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रखा गया है, द ग्रेट रीसेट के नाम का। और मई 2020 में यूनाइटेड किंगडम के प्रिंस चार्ल्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डायरेक्टर क्लॉस श्वैब, तो ये है क्लॉस श्वैब, आपको दिखाई दे रहे हैं प्रोफेसर, तो इनके द्वारा जो है ये चीज रखी गई है, यह प्रस्तुत की गई है द ग्रेट रीसेट। और श्वैब की अगर अपन बात करेंगे तो ये इन्होंने आर्ग्यू किया है कि काफी सारे कारणों के चलते सिचुएशन काफी खराब हुई है, पैंडेमिक के कारण काफी ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट जो है वो देखने को मिले हैं ग्लोबल सोसाइटी में, कॉन्सिक्वेंसेस क्लाइमेट चेंज के भी शामिल हम लोग को नजर आ रहे हैं, और भी काफी सारे रीजन है जिसके कारण से सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हुई है। और बताया जा रहा है, इन्होंने डिमांड करी है कि पूरे दुनिया को साथ में मिलकर और तेजी से काम करना होगा सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर, जिसके चलते हमारी सोसाइटी और इकोनॉमीज को के जो एस्पेक्ट्स हैं जिनके कारण जो नुकसान हमें देखने को मिला है, तो उसको रिकवर कर सके जल्द से जल्द। तो एजुकेशन सेक्टर से लेकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स तक, वर्किंग कंडीशन तक, सभी चीज को जो है वो फोकस करना है, सभी चीज पर काम करना है, राइट, मिलकर। और हर एक कंट्री को पार्टिसिपेट करना चाहिए, और हर एक इंडस्ट्री को, ऑयल एंड गैस से लेकर टेक इंडस्ट्री तक ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है, राइट, क्योंकि चीजें जो है वो पेंडेमिक के बाद काफी ज्यादा चेंज हुई हैं, तो हमें भी उस चेंजेस को रिकवर करने के लिए जो है काफी सारी चीजों में जो है वो चेंजेस लाने की जरूरत है, अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो इसके बारे में थोड़ा सा एक आर्टिकल था। और ये पूरी चीज के पीछे जो एजेंडा है, द ग्रेट रीसेट का जो एजेंडा है,
ये बेसिकली हम लोग को देखने को मिल रहा है कि काफी सारे इसमें ऐसे इश्यूज है जिसके बारे में सी राजा मोहन जी के द्वारा बताया गया कि जो कि पूरे दुनिया में जो कंट्रीज फेस कर रही हैं। तो सी राजा मोहन जी, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि सर सी राजा मोहन जी कौन है। तो देखिए ये हम लोग को इंडियन जर्नलिस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक जर्नलिस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है, इंडियन एकेडमिक जर्नलिस्ट, फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट। तो ये है, तो इन्होंने भी बताया है कि काफी सारे इश्यूज जो पूरे दुनिया भर में चल रहे हैं, जैसे कि 3 इश्यूज को हाईलाइट किया गया है। पहली बात तो बोला है कि कैपिटलिज्म को रिफॉर्म करना है। अब यहाँ पर स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म की बात हुई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाग जो है वो कंपनीज वगैरह में पैसा लगाए। अब यहाँ पर फोकस तो करना है कि कंपनीज प्रॉफिट करेगी तो शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलेगा, बट इससे बियॉन्ड जो है वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो अब ये पूरा कॉन्सेप्ट वो पुराना वाला ही जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि इकोनॉमी को अगर रन करना है तो इकोनॉमी में पैसा होने की जरूरत है। तो अभी क्या है, इकोनॉमी के अंदर पैसे की कमी है, मतलब कंपनीज वगैरह जो है उनको कैपिटल नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पर फोकस किया गया है शेयर होल्डर कैपिटलिज्म के ऊपर। अब देखो मेंस में ये वाला शब्द आप जरूर उपयोग कीजिएगा, शेयर होल्डर कैपिटलिज्म, तो सॉरी स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। तो ये शेयर होल्डर्स वगैरह जो होते हैं उनसे कहा गया है कि लोग बाग जो है वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज के शेयर खरीदें, क्योंकि कंपनी के पास आएगा पैसा, कंपनी के पास आएगा पैसा तो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, बढ़ाएगी, और जब कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाएगी तो ऑटोमेटिकली लोगों को जॉब्स मिलेगी, तो इनकम जनरेट होगी फिर लोगों की, और फिर जब लोगों के पास इनकम आएगी तो लोग बाग एक्सपेंडिचर करेंगे, तो इकोनॉमी स्टेबल होगी। तो ये उसी चीज पर फोकस करते हुए इन्होंने इस बात के बारे में बताया है। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने के लिए मतलब फोकस करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और प्रेसिडेंट बाइडेन की अगर अपन बात करें तो इन्होंने भी 2015 की पेरिस अकॉर्ड जो है, पेरिस एग्रीमेंट जो है उसको रिज्वाइन कर लिया। कल ही अपन ने इसके बारे में भी चर्चा करी थी, राइट। और तीसरी चीज उन्होंने बताई है कि पूरे दुनिया भर में जो कॉपरेशन में जो डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है, राइट, जैसे कि अगर अपन बात करें इसमें मेनली इन्होंने फोकस किया चाइना और यूएसए के इशू को, तो वो सब को हम लोग को खत्म करते हुए मेनली फोकस करना है कि आपस में कंट्रीज के बीच में इंटरेक्शन बढ़े, ट्रेड बेसिकली कंट्री के बीच में बढ़े, उसकी बात इन्होंने यहां पर हाईलाइट करी है। क्योंकि ट्रेड जब होगा एक्सपोर्ट वगैरह ज्यादा होगा, क्योंकि अभी हमने देखा ना कि अभी जो यूएसए और चाइना के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं, ट्रेड ड्यूटीज जो इन्होंने आपस में बढ़ाई हुई है, राइट, तो उसको लेकर भी कितनी मतलब इंस्टेबिलिटी हम लोग को ऑलरेडी पहले से ही देखने को मिल रही थी। कोरोना वायरस से पहले ही ये इशू था चाइना और यूएसए के बीच का कि दोनों ने अपने अपने टैरिफ जो है वो इंक्रीज कर दिए थे, तो जिसके कारण से ऑल ओवर द वर्ल्ड में मतलब स्टेबिलिटी काफी हो नहीं पा रही है, यानी कि इनस्टेबल कंडीशन हम लोग को देखने को मिल रही है। तो कहा गया कि वो सब चीजों को छोड़कर बेटर तरीके से फोकस किसके ऊपर करना है, जैसे कि लिबरलाइजेशन में हम लोग को देखने को मिला था कि मार्केट हम लोगों ने जब 1990s के समय पर ओपन करी थी, तो वैसे ही जो है वो इंडिया को भी फोकस करना है एक्सपोर्ट के ऊपर मेनली तौर पर, और कंट्रीज के साथ ट्रेड करना है। तो ये बेसिकली थर्ड वाला पॉइंट तो हमारे फेवर में ही है इंडिया के। द रीजन बीइंग, वैसे तो सेकंड वाला पॉइंट और फर्स्ट वाले पॉइंट पर भी हम लोग फोकस करते हैं, काम करते ही हैं इस पर भी, बट थर्ड वाला पॉइंट भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इस पॉइंट को लिंक कर सकते हो आत्मनिर्भर भारत के साथ। आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोग क्या किस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर इंडिया में सेटअप करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में सेटअप होगी तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट भी हमारे लिए काम का है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट करें। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए हमारे जो इन्वेस्टर्स होंगे तो वो भी अलग अलग कंपनीज पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली दूसरे लोगों को जॉब्स मिलेगी, और इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है अनएम्प्लॉयमेंट की वो भी रिजॉल्व होगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा और हमारी जीडीपी जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और फिर कंपनीज वगैरह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह सेटअप होने से एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी, कंपनी को फायदा, कंट्री को फायदा भी होगा, और उसमें हम लोग फिर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी अल्टीमेटली जो जीडीपी है वो भी इंक्रीज होगी, राइट, और दूसरी कंट्रीज के साथ हम लोग ट्रेड बढ़ाएंगे इस प्रकार से। तो ये चीज है गाइस, तो ये है, इसके बारे में बात हो रही है। तो द ग्रेट रीसेट कुछ नहीं है, सिर्फ इसी सब चीजों की बात कर रहा है कि पेंडेमिक के बाद जो सिचुएशन पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो खराब हुई है उसको रिजॉल्व करना है, राइट, और जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व करना है। तो इसका प्रपोजल जो है वो रखा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो ये चीज है गाइस, तो ये मेंस के लिए भी आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और प्रीलिम्स के लिए तो डायरेक्टली ये चीज आ सकती है, द ग्रेट रीसेट, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है और यूपीएससी ऐसे टॉपिक्स के ऊपर थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है, तो इसलिए ये टॉपिक अपन ने थोड़ा सा देखा। ठीक है, तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और ये आपका आज का लास्ट टॉपिक था। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पीडीएफ पैकेज को अगर आपको ज्वाइन करना है तो 100 रुपीज पर मंथ की इसकी फीस है, जिसमें आपको डेली जो आप लेक्चर्स देखते हैं उसकी पीडीएफ मिलती है, आपको हैंडआउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं,
आपको वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है, पीडीएफ का रिवीजन करने के लिए आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है। इसका अगर आपको सैंपल देखना है कैसी क्वालिटी होती है इसकी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर सैंपल वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। और ये ऑफर भी है, एक ऑफर भी आप जो है वो ले सकते हैं। और कैसे पीडीएफ पेड पैकेज को ज्वाइन करना है, तो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। और जो भी स्टूडेंट्स खबरी पर इस ऑडियो को सुन रहे हैं, अगर आपको पीडीएफ पैकेज में एनरोल करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन वहां पर शेयर कर दूंगा। और बाकी या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के माध्यम के थ्रू। फेसबुक पर मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। या फिर अगर आप फेसबुक पर नहीं है तो ये मेरा नंबर अपने फोन पे सेव कर लीजिए, 9713282838। ध्यान रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, आप एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा, राइट। और इसके अलावा टेलीग्राम पर अगर आप हैं तो अपना एक चैनल भी है टेलीग्राम का, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा नाम से, और एक डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कुछ भी पूछना है पेड पैकेज से रिलेटेड या करंट अफेयर्स से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलो फिर अपन अब मिलेंगे कल, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।